जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे इटली के पीएम की ओर से इन दिनों एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी गई है जो न सिर्फ पीएम मोदी को अपने ओर आकर्षित करता है बल्कि हमारे देश के दिग्गज विपक्ष दल के नेताओं के हृदय के अत्यंत गहराई में कई सारे पीड़ा उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से स्पष्ट होते देख रहे हो कि G7 को लेकर पीएम मोदी को बुलाया जा रहा है। आखिर क्या वाकई में इटली सरकार को ये लगता है कि उनकी सरकार ही बन के आएगी या फिर विपक्ष को काफ़ी हद तक एक षड्यंत्र का सामना करना पड़ेगा? कैसे ये मामला चाइना से भी जुड़ता है, तो आओ समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि मामला कहाँ से क्या जुड़ा हुआ है। यकीनन इस पर कोई शक नहीं है कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर इन दिनों भारत में काफ़ी ज़्यादा हलचल मच रहा है। जब भी विश्व के किसी भी देश में चुनाव होता है और उसके बाद वहाँ की सरकारें जब बदलती है तो ये ना सिर्फ उस देश के लिए प्रभावित वाली चीज़ होती है बल्कि उस देश से जो भी देश जुड़ाव रखता है उस पर भी काफ़ी बड़ा असर देखने को मिलता है। ऐसे में इन दिनों हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा हलचलों का सामना हो रहा है। हर वो राष्ट्रीय स्तर नेता कुछ ऐसा जरूर करना चाहते हैं जिससे जनता उनके ओर आकर्षित हो और वो वोट अच्छा तरीके से बटोर सके। ऐसे में 13 जून से लेकर 15 जून के बीच में 2024 को G7 शिखर सम्मेलन जो कि इटली की अध्यक्षता के रूप में की जाएगी और इसी में पीएम मोदी को बुलाया गया है। लेकिन आपके जहन में ये जरूर आ रहा होगा कि 19 अप्रैल से हमारे यहाँ पे चुनाव शुरू हुआ है लोकसभा चुनाव का, लेकिन ये रिजल्ट आने वाला है 4 जून का, उसके बाद ही ये G7 मीटिंग होगी। लेकिन अगर मान लो पीएम मोदी की सरकार बनके नहीं आती है तो क्या ये वाकई में वहाँ पे जा पाएंगे, ये समझने वाली बात हो जाता है। क्योंकि एक तरफ आप देखते हो कि मोदी की गारंटी का लहर है तो वहीं दूसरी ओर देखते हो तो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की ओर से भी न्याय पत्र दिया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा हलचल में बना हुआ है। तो कौन जीत सकता है या फिर नहीं जीत सकता है इसके ऊपर सिर्फ लोग आकलन या टिप्पणियाँ कर सकते हैं, लेकिन हकीकत कोई भी नहीं बता सकता है। लेकिन सूत्रों के हवाले ये पता लग रहा है कि भाई साहब इटली के पीएम को शायद ऐसा लगने लगा है कि एक बार फिर से मोदी के गारंटी वाली सरकार बन के आ जाएगी। लेकिन ये खास मुद्दा हो क्यों रहा है, ये कब मैटर निकला, ये जानने वाली बात होगा। लेकिन अगर आपको याद हो ना तो COP28 था, जॉर्जिया मेलोनी जो कि है इटली के पीएम और पीएम मोदी के, इन दोनों का काफ़ी चर्चा होता है। आए दिन इन लोगों का मीम्स आपको देखने को मिल जाता होगा। हाल ही में 25 अप्रैल को पीएम मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी से टेलीफोन पे बात किया। इस बीच आपसी हित, क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम विचारों पर भी आदान प्रदान की गई तथा G7 से जो इनके ओर से निमंत्रण दिया गया है उसे इन्होंने स्वीकार कर लिया। तो ये एक बेहतर चीज़ है। अब देखने वाली बात होगा, आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये तय नहीं है कि वो ही सरकार बन के आएगी तो फिर आखिर वो कैसे जा सकते हैं? क्या ऐसा इतिहास में पहले भी कभी हुआ है? देखो, ऐसा हो सकता है अगर पीएम मोदी की सरकार ना भी बने तो भी मोदी अगर चाहेंगे तो केयर टेकर पीएम के रूप से इटली विजिट कर सकते हैं, G7 समिट में वो हिस्सा ले सकेंगे। ऐसा आखिर कैसे हो सकता है? केयर टेकर पीएम क्या होता है ये जानने के लिए आपको समझना होगा। हमारे इर्द गिर्द में बसा एक इत्तू सा देश व यादव से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान में चुनाव से करीब 1 या 2 माह पहले केयर टेकर पीएम बना दी जाती है ताकि उस दौरान चुनाव में कोई भी असर ना देखने को मिले। जैसे यहाँ हमारे यहाँ पे क्या होता है, अभी जैसे चुनाव चल रहा है, चुनाव से पहले ही घोषणा कर दी जाती है आदर्श आचार संहिता, तभी जाके चुनाव बेहतर तरीके से की जाती है, भारतीय चुनाव आयोग की ओर से करवाई जाती है। लेकिन इस दरमियान क्या होता है, सरकार कोई भी चीज़ का घोषणा नहीं कर सकती है। लेकिन अगर केयर टेकर पीएम होता है तो वो घोषणा कर सकती है और ये पाकिस्तान में होता है लेकिन भारत में नहीं होता है। लेकिन भारत में तब होता है जब मान लो कि 4 जून को रिजल्ट निकलता है, ठीक है जी। अब शपथ उनका नहीं हुआ है, 15 जून तक मान लो शपथ नहीं हुआ या फिर 18 जून को शपथ होगा, तब तक अगर पीएम मोदी नहीं बनते हैं प्रधानमंत्री तो उस दरमियान इन्हें केयर टेकर पीएम बना दिया जाएगा राष्ट्रपति के या फिर देश का आप बोलो कि नियम के अनुसार। तो उस स्थिति में ये जा सकते हैं, ये तो तय है कि वो तो जाएंगे ही, इस पर कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो इटली में होने वाली जो बैठक होगी G7, इसमें आखिर विशेष रूप से किन चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया जाएगा इसके बारे में भी आकलन लगाए गए। कुछ बातें जो बाहर निकली है आर्टिकल के माध्यम से वो जानना अवश्य हो जाता है। खास करके इसमें विशेष रूप से ग्लोबल साउथ को बढ़ावा देंगे। देखो, ग्लोबल साउथ का ना जब G20 का बैठक किया गया था इंडिया में, उस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय ये बना था और भारत काफ़ी ज़्यादा इसमें सहयोग कर रही थी, बाकी देशों को भी इनके ओर झुकाव में ला रहा था। लेकिन ये भी होगा कि भारत का इसमें सिर्फ फायदा नहीं होगा, ये चर्चा होगा तो विश्व के कई देशों को भी फायदा होगी। अब आगे स्टेप में आते हैं कि आखिर G7 होता क्या है और कैसे ये मामला चाइना से जुड़ेगा और ब्रिक्स का इसमें योगदान क्या आ जाता है। अगर आपको याद हो ना तो मोदी पापुआ न्यू गिनी गए थे पिछले साल 2023 में, तब इनका चरण छू लिया गया था। वहाँ के पीएम ने ऐसा कुछ किया था जो कि इनके बगल में आप देख रहे हो। उसी के बाद क्या होता है कि ये पिछले साल जो 2023 में G7 हुआ जिसे जापान की ओर से होस्ट की गई थी, वहाँ भी ये पहुँचे थे और तब आपने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा हलचल मचा था और बार बार भारत को G7 में बुलाना, G7
कंट्रियों का जो ग्रुप है उसमें आखिर क्यों भारत को बार बार बुलाया जाता है, इसके पीछे भी बहुत सारे षड्यंत्र हैं जिससे शायद चाइना खुश नहीं है। ठीक है, देखो G7 होता ये है कि दुनिया के सबसे बड़ी कथित विकसित और व्यवस्था वाले ये देश होते हैं। इसमें फ्रांस, इटली, कनाडा, जर्मनी, जापान, यूके और यूएस शामिल है। लेकिन इस भव्य वाले ग्रुप को चाइना बेटा हल्के में ले लेता है। हल्के में क्यों लेता है, इसके प्रति भी तर्क दी जाती है। देखो G7 का अगर हम माने, यानी G7 ग्रुप में जो देश है जुड़े हुए 7 देश, उन देशों का माने तो ये लोग अपने आप को कहते हैं कि हम लोग यानी समुदाय को मानता है। ठीक है, ये स्वतंत्रता और मानव अधिकार के लिए बात करते हैं, ये लोकतंत्र और कानून का शासन का बात करता है, और ये सतत विकास के लिए और अपनी प्रमुख सिद्धांत ये कहते हैं कि ये सब हमारी सिद्धांत है G7 का। लेकिन चाइना जैसे देश जो कि खुद को सुपर पावर देश बनाने की ख्वाब में रहता है, ये अमेरिका जैसे देशों को भी मुंहतोड़ जवाब देने की क्षमता रखता है या फिर अपनी क्षमता उत्पन्न करता रहता है। ऐसे में इनका मानना है कि G7 बिल्कुल बेकार वाला ग्रुप है, इसके अंदर कोई ताकत वाली बात रही नहीं है, ये अंदर से पूरा तरह से खोखला है। ये G7 का क्या करता है कि ब्रिक्स से तुलना कर देता है। अब ब्रिक्स क्या होता है, ये अपने आप में एक बड़ा सा खेला हो जाता है। देखो G7 का सिर्फ यही देश नहीं, इनका आलोचना कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि यहाँ कुछ बातें जो आई है सामने वो ये कि इसमें जो मौजूदा वैश्विक राजनीति है और आर्थिक मुद्दों पर बात नहीं होती है। ठीक है, ऐसा G7 के ऊपर क्लेम लगाया जाता है, कई बार आलोचना का इन्हें सामना करना पड़ता है। अफ्रीका का बात ले लो या फिर लैटिन अमेरिका का ले लो या फिर दक्षिणी गोलार्ध का ले लो, इन देशों का आपको कहीं ना कहीं नहीं मिलेगा मेंबर। सिर्फ उन ज़्यादातर आप देखो तो यूरोप साइड के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि G7 पूर्ण रूप से विश्व पे मतलब प्रभाव नहीं डाल पा। लेकिन थोड़ा सा ये अजीब लगता है, चाइना इसका मतलब हमेशा से मजाक उड़ाता रहता है। लेकिन सवाल ये भी आता है कि क्या भारत को बार बार बुलावा देना, ये मतलब उसे एक तरह से आप बोलो ना कि जब आप पार्टी कर रहे हो तो हाँ हो सकता है कि विशेष जिसे आप बुला रहे हो वो उस मेंबर में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आप अगल बगल लोगों को बुलाते हो, उसी प्रकार बुलाता है। लेकिन संभावना कई गुना ये लग रहा है कि भारत को जिस तेजी गति से ये बार बार बुला रहे हैं, क्योंकि पीछे वर्ष भी आपने देखा जब जापान में हुआ था, तो अब क्या होगा कि G7 क्या G8 तो नहीं बन जाएगा। यानी एक मेंबर अगर इसमें जुड़ता है तो ये G8 बन जाएगा। और चाइना को इससे काफ़ी हद तक पीड़ा हो सकता है और संभावना है कि भारत को जोड़ने की ये लोग प्रयास कर रहे हैं। अब देखो विश्व का 3 देश जो है ना वो काफ़ी मतलब आप बोलो कि आए दिन चर्चा का विषय में रहता है, US, चाइना और भारत। और भारत और चाइना ब्रिक्स का हिस्सा है। ऐसे स्थिति में अगर ये बार बार जब भारत जा रहा है G7 के मीटिंग में और अगर ये G8 बन जाता है तो फिर अपने आप में एक अलग सा हो जाएगा। चाइना जो आज कह रहा है कि G7 में कुछ रहा नहीं, इसमें दम है नहीं, तो भारत के आने से इसमें दम तो दिखने लगेगा, इस पर कोई संदेह वाली बात तो है नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये G7 कभी G8 भी हुआ करता था। भले ही अभी आप समझ रहे हो कि G8 तब होगा जब भारत जुड़ेगा, लेकिन कभी हुआ करता था। 1998 में अगर आप देखो ना तो G7 में रसिया भी शामिल था। लेकिन क्या होता है कि अचानक इनके ओर से 2014 में यूक्रेन से एक तरह से क्रीमिया हड़प लिया गया था, एक क्षेत्र का नाम है। उसके बाद इसे उस समूह से निलंबित कर दी गई थी। हालांकि जब ट्रंप का टाइम चल रहा था, अभी तो बाइडन है अमेरिका के राष्ट्रपति, लेकिन जब ट्रंप थे तो वो चाहते थे कि एक बार फिर से पुतिन भाई साहब का इलाका यानी रसिया को G7 में जोड़ लिया जाए और G8 को बरकरार रखा जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये अभी तक भी वैसा ही चल रहा है, अभी भी G7 के रूप में चल रहा है। और अब संभावना लग रहा है कि भारत इसमें जुड़ सकता है, एक आकलन वाली बात है। लेकिन आप समझते हैं कि ब्रिक्स का क्या है। देखो ब्रिक्स में ब्राज़ील है, ठीक है जी, ब्राज़ील है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, इंडिया है और रसिया है। अब यहाँ पे आपको 2 दिग्गज देश दिख रहा है। एक तो भव्य वाला देश हमारा देश भारत, उसके बाद दूसरा दिखता है चाइना और तीसरा आपको दिख रहा है यहाँ पे रसिया, जो कि अपने आप में भी एक अद्भुत वाला देश हो जाता है। तो ऐसे में जब ये आएगा तो यही एक टक्कर दे सकता है, बाकी वैसी वाली कोई बात नहीं है। अब देखने वाली बात होगा कि ये पीएम मोदी वहाँ पे जाते हैं या नहीं जाते हैं। यकीनन स्वीकार किया है तो यकीनन ये जाएंगे और ऐसा हो सकता है केयरटेकर पीएम के रूप में भी जा सकते हैं, अगर शपथ ना भी ले तो भी। और अगर ये चुनाव हार भी जाते हैं उसके बावजूद भी ऐसा हो सकता है। वैसे सुनो ना कहीं ना कुछ काम करते हैं, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो। मुझसे चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।